Hello everyone, and welcome to our channel, Tutor Dollar. In this video, we're here to provide you with valuable information and insights. Whether you're a student, a professional, or simply someone who wants to expand their knowledge, we're here to help. So sit back, relax, and let's dive in. Introducing some topics of basic electrical engineering. Our expert will guide you through the topics of DC circuits, AC circuits, transformers, electrical machines, power converters, and electrical installations. का जो सवाल है वो है कि हाउ डू यू फाइंड थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो सवाल है इस पे हमने काफ़ी न्यूमेरिकल भी कर रखे हैं ताकि उसमें हमने काफ़ी अच्छे से समझा रखा है कैसे करते हैं। लेकिन फिर भी आप ये देख लेते हैं क्या क्या हम स्टेप्स इसमें फॉलो करेंगे जब हमें सवाल में दिया हो कि हमें थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है थेवेनिन थ्योरम की मदद से। ठीक है, तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, रिमूव द लोड नेटवर्क और लोड रेजिस्टेंस एंड मार्क द टू टर्मिनल्स एज ए एंड बी। तो जहां जिस सर्किट में हमें थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है, तो जो भी उस सर्किट में लोड होगा उसको हम ओपन कर देंगे, यानी हम उसको रिमूव कर देंगे जो भी लोड होगा। और जब हम रिमूव करेंगे तो दो टर्मिनल से रिमूव करेंगे। ठीक है, तो उस टर्मिनल का नाम हम दे देंगे ए और बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, फाइंड द वोल्टेज वी नॉट अक्रॉस द ओपन टर्मिनल ए बी यूजिंग एनी मेथड। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमने जो लोड जो हमने हटाया है, ठीक है, तो उस पे जो टर्मिनल होगा वी ए बी, ठीक है, उसके अक्रॉस हम वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग एनी मेथड। एनी मेथड मतलब क्या, हम सुपरपोजिशन लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर केसीएल केबल लगा के हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद क्या, अगर टू कंप्यूट आर नॉट रिप्लेस ऑल वोल्टेज सोर्सेज बाय शॉर्ट सर्किट एंड ऑल करंट सोर्सेज बाय ओपन सर्किट एंड फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर नॉट ऑफ द नेटवर्क अक्रॉस द टर्मिनल्स। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा वोल्टेज सोर्स है उसको हम शॉर्ट सर्किट करेंगे और जो करंट सोर्स है उसको हम ओपन सर्किट करेंगे। ठीक है, मतलब सर्किट में जो भी आपका जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होंगी वोल्टेज सोर्स की और करंट सोर्स की, उसमें उसको हम चेंज करेंगे, यानी वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट बनाएंगे, यानी एक सिंपली वायर की तरह बिहेव करेगा, और जो करंट सोर्स है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और जब हमने ये काम कर दिया उसके बाद हम उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे and replace the network by the voltage source V0 in series with the resistance R0 and connect the load network। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब इसी जो सर्किट में जो हमने V0 निकाला था, यानी टर्मिनल के अक्रॉस हमने VAB निकाला था, उसको V0 बोला, और फिर हमने इसका जो रेजिस्टेंस निकाला आफ्टर डूइंग चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट किया, करंट सोर्स को हमने ओपन सर्किट किया, उससे जो रेजिस्टेंस आया था R0। ठीक है, अब आपस में उन दोनों को सीरीज में हम कनेक्ट कर देंगे, एक सर्किट बन जाएगा V0 का, उसके सीरीज में होगा R। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक सर्किट बन जाएगा। तो इससे हमने क्या किया, सर्किट किसी भी सर्किट को अगर हमने सिंप्लीफाई करना है तो हम हमेशा थेवेनिन थ्योरम की तरफ ही जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो पूरा जो प्रोसेस दे रखा है ये पूरा थेवेनिन थ्योरम का दे रखा है। ठीक है, अगर आपको बस थेवेनिन रेजिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है तो उसके लिए बस आपको ये स्टेप 3 से लेके स्टेप 3 ही है बस मीन लिया अगर स्टेप 3 है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रखा है कि हाउ डू यू फाइंड थेवेनिन रेजिस्टेंस, तो एक लाइन से तो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए हमने पूरा समझा दिया थेवेनिन थ्योरम क्या होता है, और इसमें वोल्टेज निकाल दिया, उसका रेजिस्टेंस निकाल दिया और एक सिंपलीफाइड सर्किट बना दिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, डिफाइन फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। ठीक है, तो जैसे कि आप फैराडेज लॉ जो है वो काफ़ी समय से यूज़ करते आ रहे हैं, क्लास 11th में पढ़ा हुआ, 12th में पढ़ा था, ठीक है, 10th में पढ़ा था बेसिकली हमने। ठीक है, तो फैराडेज का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ठीक है, तो इट स्टेट्स दैट whenever there is a change of flux linkage of a coil or conductor and EMF is induced in the coil or conductor। ठीक है, जब भी क्या होगा, फ्लक्स का लिंकेज अगर चेंज होगा किसी भी कॉइल या फिर कंडक्टर में तो EMF इंड्यूस हो जाएगा उस कॉइल या फिर कंडक्टर में। ठीक है, जैसे कि आपके पास जो भी कॉइल है या फिर कोई कंडक्टर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कोई पर्टिकुलर जा रहा है, अगर उसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी चेंज होती है तो वो EMF उसमें इंड्यूस हो जाएगा। ये इंड्यूस्ड EMF विल एग्जिस्ट
एज लॉन्ग एज देयर एग्जिस्ट अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये जो EMF जो इंड्यूस होगा ये तब तक ही एग्जिस्ट करेगा जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा, ठीक है। इन सिंपल लैंग्वेज इट सेज दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। या फिर हमको सिंपली इसको कह सकते हैं कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है। इसको हम सिंपली ये भी कह सकते हैं। फैराडेज लॉ का काफ़ी सारा यूज़ है, मतलब जो आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन्स है वो बेसिकली फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन पे ही काम करती है। ट्रांसफार्मर, आपके मोटर्स, आपके जनरेटर्स, ठीक है। अब फैराडेज का सेकंड लॉ क्या कहता है? द सेकंड लॉ इज अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF। इट सेज दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज अ कॉइल ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। उसी बात को इसने सेकंड लॉ में मतलब उसने मैथमेटिकली कहा है कि द मैग्नीट्यूड जो EMF जो इसमें इंड्यूस्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से, यानी d lambda by dt, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम, वेयर लैम्डा इज द फ्लक्स लिंकेज ऑफ द कॉइल और कंडक्टर। यानी लैम्डा जो है वो कितना फ्लक्स लिंकेज कर रहा है उस पर्टिकुलर कॉइल या कंडक्टर का, वो है लैम्डा, ठीक है। या फिर हम इसको फिर और लिख सकते हैं कि इक्वेशन इक्वल्स टू यानी EMF इंड्यूस इक्वल टू K टाइम्स D n phi अपॉन dt। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, phi क्या है? फ्लक्स पर टर्न, ठीक है। तो लैम्डा क्या होगा? टोटल फ्लक्स हो गया लिंकेज। K कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है डिपेंडिंग अपॉन द सर्किट वी आर जो हम कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि जो हमारा फाइनल जो इक्वेशन आ गया वो आ गया इक्वल टू n d phi by dt। तो इसको ये क्या है? एक मैथमेटिकल फॉर्म है फैराडेज लॉ का, ठीक है। अब आते हैं डिस्क्राइब्स ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ तो आपने शायद मेरे ख्याल से क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। ओम्स लॉ क्या होता है कि एट अ पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर, ठीक है, द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। यानी करंट उतना ही पास करेगा जो कि प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन दैट इज टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी, डिमेंशन एक्सेट्रा रिमेन सेम, ठीक है। तो ओम्स लॉ में यही था कि अगर आपके पास जो किसी भी कंडक्टर है, ठीक है, उसमें जो भी करंट जो फ्लो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा जितना हमने उसमें वोल्टेज का डिफरेंस प्रोवाइड किया उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस, ठीक है। और इसमें क्या होना चाहिए कि ओम्स लॉ को फॉलो करने के लिए इसका जो फिजिकल कंडीशन होना चाहिए वो हमेशा सेम होना चाहिए, यानी टेम्परेचर का वेरी नहीं करना चाहिए, ठीक है, तभी ओम्स लॉ फॉलो होगा। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो I इक्वल टू क्या आ गया? 1/R। इसको हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मान लिया। जब भी हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साइन को इक्वेट करते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट टाइम्स ही आता है, तो उस कांस्टेंट को हमने मान लिया 1/R। तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया V इक्वल टू IR, where R is the resistance of the conductor between the 2 point considered, ठीक है। अब आता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल वैसा तो सिमिलर वे में वही है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर में ये क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम इज इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी for the charged particle. In general, it is referred to as energy that has been converted from electrical potential energy. We can define as electrical energy as the energy generated by the movement of electrons from one point to another. The movement of charged particles along through a medium, say wire, constitute a current or electricity. ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो या तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फॉर्म में स्टोर रहती है या फिर जैसे कि कैपेसिटर में है, कैपेसिटर में क्या होता है कि आपके जो 2 टर्मिनल्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि चार्जेस हमारे वहाँ स्टोर हो जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी वहाँ स्टोर्ड है। या फिर हम काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में भी स्टोर मतलब कह सकते हैं कि काइनेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी रहती है। कैसे? जो आपके वायर्स में जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। तो वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिकल एज द एनर्जी जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। या फिर ये भी कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है
तो अमाउंट ऑफ जो एनर्जी जनरेट किया उस मूविंग इलेक्ट्रॉन ने, वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। सिंपली पुट, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच एनर्जी इज यूज्ड इन अ स्पैन ऑफ, यानी एनर्जी को हम जब टाइम ड्यूरेशन से डिवाइड कर देंगे फिर पावर आ जाएगी। पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट्स। एनर्जी का क्या होता है? जूल। ठीक है, ये भी आप याद रखना। इसमें यूनिट्स अगर ऐड करने से थोड़ा अच्छा रहता है। अब आते हैं स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ। ये भी सेम चीज़ है, व्हेनेवर देयर इज चेंज, जैसे भी हमने डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले। ठीक है, अब आते हैं डिफाइन द इंडक्टेंस एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। ठीक है, तो इंडक्टेंस क्या होता है? तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडक्टेंस इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर टू अपोज अ चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जो इंडक्टेंस बेसिकली हम मान सकते हैं वो एक वायर है जो कि जिसमें काफ़ी सारे टर्म्स हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से कि वो जैसे अपोज करे चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। ठीक है, जैसे कोई वायर है, अगर उसमें करंट जो है चेंज कर रही है तो उस चेंज को जो अपोज करेगा वो इंडक्टेंस होगा उस कंडक्टर का। ठीक है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी करंट फ्लो करती है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अक्रॉस आ जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस आ जाएगी, जैसे जैसे अगर करंट चेंज करेगा यानी उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करेगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगी तो फिर उसमें या तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। ठीक है, तो इसको हमने फिर इसमें मैथमेटिकल फॉर्म में भी डिराइव करा, जैसे कि dW यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है? P इंटू डी टी, पावर इंटू टाइम। इसको हमने क्या रखा है? E इंटू आई, यानी वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, और इस हम वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं? E इक्वल्स टू L DI बाई डी टी। ठीक है, ये जो पार्ट है ये आता है जब इंडक्टेंस की वजह से जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू क्या होती है? वही है L इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक, तो यहाँ आपका क्या आ गया? L इंटू आई इंटू डी आई, डी टी कट गया तो I इंटू L इंटू डी आई। ठीक है, तो ये जो है आ गया हमारा P, जो यानी P जो आ गया इंस्टेंटेनियस रेट आ गया। ठीक, पावर क्या होती है? वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, वही इसमें आ गया कि जो एनर्जी होगी हमारी, जो वर्क डन होगा पूरा, वो क्या हो जाएगा? L इंटू जीरो से I इंटू डी आई। सब इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? हाफ इंटू LI स्क्वायर। ठीक है, शुरू में हमने बता दिया इंडक्टेंस क्या होता है और डिस्क्राइब द एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, एनर्जी की स्टोर्ड जितना होगा वो एनर्जी यानी जूल यानी वर्क डन। ठीक है, तो उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब मेन बात है कि ये मतलब जब करंट जो है आपका किसी भी कंडक्टर में जीरो से लेकर आगे तक जाएगा। मान के चलिए आपके पास कोई सर्किट है, उसमें जो देखिए इसमें क्या है? एक साइनसॉइडल एसी सोर्स। ठीक है, अब क्या होगा कि करंट का जो होगा वो 0 डिग्री पे 0 है, 90 डिग्री पे मैक्सिमम है। तो वही चीज़ है कि जब 0 से लेकर मैक्सिमम तक जाएगा तब उसने कितना वर्क किया? किसने वर्क किया? इंडक्टेंस ने वर्क किया अगेंस्ट द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इन फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, तो यानी उसने जो काम किया उसका फल क्या मिला? उसका इंडक्टेंस ने जो काम किया तो फल क्या मिला? उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई, उसका वैल्यू क्या है? हाफ LI स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं स्टेट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, पावर ट्रांसफर थ्योरम यही है कि जो किसी भी सर्किट में अगर हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करवाना है क्रॉस एनी लोड या फिर किसी भी टर्मिनल पे। ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि हमारा जो पूरा जो सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए उस लोड का रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन हम फॉलो कर लेते हैं उसकी हमारा मैक्सिमम ट्रांसफ़र होता है ऑफ पावर। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम states that to obtain maximum external power from a source with a finite internal resistance, the resistance of the load must equal the resistance of the source as viewed from its output terminal. ठीक है,
तो वही है कि जो हमारा लोड को जब हम हटा देंगे, ठीक है, लोड को हमने हटा दिया, उसके बाद हमने लोड की जो हटाया उसके टर्मिनल के थ्रू देखेंगे और उससे जो इक्विवेलेंट हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, जैसे हम थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते हैं, बेसिकली वही RTH ही होता है वो, ठीक है। तो जो थेवेनिन रेजिस्टेंस होता है वो अगर लोड के बराबर है, उस केस में क्या होता है, हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है, ठीक है। किसी किसी केस में इम्पीडेंस की बात की जाती है, लेकिन अभी हम इसको इसी तक सीमित रहते हैं, ठीक है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होता है, हमारे पास जो चीज सप्लाई करेगी एनर्जी, ठीक है। तो an active component supplies energy to an electric circuit and has the ability to electrically control the flow of charge, ठीक है। तो एक्टिव एलिमेंट क्या हो गया हमारे पास, कोई भी जो भी जनरेट करेगी कुछ भी एनर्जी, ठीक है। तो जैसे हमारा आपका वोल्टेज सोर्स हो गया, जनरेटर्स हो गया, ठीक है, वो कुछ ना कुछ एनर्जी आपको दे रही है, मतलब कुछ में कि अब्जॉर्ब नहीं कर रही है, वो सप्लाई कर रही है, ठीक है। ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन एक्टिव कंपोनेंट। तो किसी भी सर्किट में कम से कम एक एक्टिव कंपोनेंट होना चाहिए, तभी तो सर्किट काम करेगी। कुछ एग्जांपल्स हैं, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, जनरेटर, डायोड्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब आते हैं हम स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। KCL क्या होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जो अलजेब्रिक सम होता है ऑफ ऑल करंट्स, अलजेब्रिक मतलब सिंपली हम उसका ऐड कर दें, सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग, मतलब कहीं जहाँ पे मिल रहे हों किसी नोड पे, वहाँ पे उसका सम 0 होता है, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 शुड बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। According to KCL, the sum of currents flowing towards the node must be equal to sum of current flowing out of node। या फिर ये कह सकते हैं जितना करंट हमारा आ रहा है उतना ही करंट हमारा जाएगा, यानी नोड पे कोई करंट रखेगा नहीं, मतलब जितना हमारा उस नोड पे करंट आएगा उतना ही सेम अमाउंट करंट जाएगा। या फिर हम जब भी हम KCL लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट इज कॉल्ड एज KCL, और द सम ऑफ इनकमिंग करंट or the sum of outgoing current is always equals to 0 at a particular node, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू KCL इसमें लगा देंगे, ठीक है। KCL लगा दिया हमने इसमें, तो ये क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I6 इक्वल्स टू I3 प्लस I5, ठीक है। तो जैसे कि इस केस में क्या है कि I5 आउटगोइंग है, I3 आउटगोइंग है, ठीक है, लेकिन I1, I2 और I4 इनकमिंग है। क्या करना है हमें, जो इनकमिंग जो होगा वो आउटगोइंग के बराबर होगा, ठीक है, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I6 शुड बी इक्वल टू I3 प्लस I5। तो आ गया हमारा I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 प्लस I6, इसको हमने इधर ले गए, यानी कह सकते हैं हम कि सम ऑफ ऑल द करेंट्स एट अ नोड शुड बी इक्वल्स टू 0। अब है कि फाइंड द करंट इन द 2 हेनरी इंडक्टर वेरीज एट अ रेट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। नहीं, इसमें क्या है कि जो हमारा जो इंडक्टर है उसमें करंट का वेरिएशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, 2 एम्पियर पर सेकेंड करंट चेंज कर रहा है। तो मैं फाइंड आउट करना है कि वोल्टेज कितना होगा उस इंडक्टर के अक्रॉस, और उस इंडक्टर में क्या एनर्जी स्टोर कर रखी होगी आफ्टर 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो जैसे हम जानते हैं कि अगर इंडक्टर है तो वर्क डन करेगा वो, ठीक है। वर्क डन क्यों करेगा, क्योंकि जैसे देखा उसने कि करंट चेंज हुआ तो उसने इंड्यूस ईएमएफ किया और उसके साथ करंट फ्लो हो रहा है, तो उसने वर्कआउट कुछ किया, तो उसको वो वर्कआउट उसका एनर्जी में स्टोर हो गया, उसी को हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इंडक्टेंस में अगर जो वोल्टेज का इंड्यूस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L इंटू di/dt, ठीक है। तो हमारे पास क्या गिवन है, इंडक्टेंस 2 हेनरी का है और रेट ऑफ करंट कितना है, 2 एम्पियर पर सेकेंड। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, VL इक्वल्स टू L इंटू di/dt। L क्या है, 2 है, di/dt क्या है, 2 एम्पियर पर सेकेंड। दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया, 4 वोल्ट्स, यानी 4 वोल्ट्स इंडक्टर के अक्रॉस जनरेट होगा, यानी इंड्यूस होगा वोल्टेज। अब एनर्जी स्टोर कितनी होगी,
या हम कर सकते हैं इसमें हाफ एल आई स्क्वायर, यानी 2 सेकेंड के बाद, ठीक है, 2 सेकेंड के बाद इसमें कितना करंट होगा, 2 सेकेंड के बाद इसमें कितना करंट होगा, 1 सेकेंड में 2 एम्पियर है, 2 सेकेंड में कितना होगा, 4 एम्पियर करंट हो जाएगा इसमें। तो फिर हम क्या करेंगे, हाफ इंटू एल आई स्क्वायर, जो फॉर्मूला होता है एनर्जी का क्या होता है, हाफ इंटू एल आई स्क्वायर, एल क्या है 2 है और आई क्या है 4 एम्पियर, क्यों, क्योंकि हम 2 सेकेंड बाद पूछ रहे हैं। तो हाफ एल आई स्क्वायर हो गया, तो हाफ इंटू 2 इंटू 4 का स्क्वायर, ये आ गया आंसर हमारा 16 जूल। अब आते हैं यूनिट 2 में एसी सर्किट्स में, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू का क्या कंसेप्ट है इसको देखते हैं। दैट स्टेडी स्टेट करंट which when flows through a resistor of a known resistance for a given period of time, मतलब क्या है कि कोई भी स्टेडी अमाउंट ऑफ करंट किसी भी नोन रेजिस्टेंस से फ्लो करती है, एज अ रिजल्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय द अल्टरनेटिंग करंट when flows through the same resistor for the same period of time is called as RMS और इफेक्टिव वैल्यू, ठीक है। तो मतलब ये कह रहा है कि कोई स्टेडी स्टेटी करंट यानी कोई डीसी करंट किसी भी पर्टिकुलर रजिस्टर पे कुछ समय के लिए फ्लो करती है और उसी समय के लिए अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करती है, ठीक है। मतलब जैसे कि आप एग्जांपल मानिए कि आपकी 5 एम्पियर की डीसी करंट है, वो 10 सेकेंड के लिए फ्लो करती है कोई कंडक्टर से, ठीक है। तो 5 एम्पियर की करंट है, 10 सेकेंड तक उसने फ्लो किया, तो उसने हीट जनरेट किया, वो है 10 जूल, ठीक है। अब उस 10 जूल को प्रोड्यूस करने के लिए हीट उसी सेम टाइम पीरियड में, यानी हम टाइम पीरियड कितना लिया था, 10 सेकेंड लिया था, यानी 10 जूल को प्रोड्यूस करने के लिए 10 सेकेंड में आपको कितना अल्टरनेटिंग करंट उसमें फ्लो कराना पड़ेगा, वो होती है उसकी आरएमएस वैल्यू, या फिर कहते हैं उसको इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो उसी को हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। तो उसी का थोड़ा इंग्लिश में कह दिया है कि when the steady state current flows through resistors of known resistance for a given period of time, then as a resultant the same quantity of heat is produced by the alternating current and flows through the same resistor, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मिड ऑर्डिनेट मेथड है, ठीक है। तो एक मेथड है, इसमें ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। लेट आई बी द करंट अल्टरनेटिंग फ्लो थ्रू द रजिस्टर आर फॉर द टाइम पीरियड टी सेकेंड्स, ठीक है। तो उसी को हमने फिर से एक्सप्लेन कर रखा है कि मान के चलिए कि आपके पास एक रजिस्टर है जिसमें अल्टरनेटिंग करंट जो है फ्लो कर रहा है कितने देर के लिए, टी सेकेंड के लिए, which produces same amount of heat as produced by direct current I effective. The base of one of the alternation is divided into n equal parts so that each interval is t by n second, ठीक है। तो उसको हम ग्राफिकली देख कर समझ रहे हैं ये क्या आप कह रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने ये अल्टरनेटिंग करंट है, ये टाइम पीरियड है आपका पाई टू पाई पीरियड, अब हमने इसको डिवाइड कर दिया n सेगमेंट्स में, ठीक है। तो एक ब्लॉक आ गया आपका t बाई n का ब्लॉक, ये टाइम पीरियड, ठीक है। टोटल टाइम हो गया t, ठीक है। अब क्या होता है कि हम देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि हर टाइम पीरियड, हर यानी हर इंटरवल में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा, इसको काफ़ी निगलिजिबली स्मॉल देख रहे हैं, मतलब इसको एक्सप्लेन करने का एक दूसरा तरीका है कि अपने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और सबका अपने हीट को कम्युलेटिव ले लिया, यानी सबको जोड़ लिया सबका हीट का, ठीक है। तो I1 का हीट लिया, I2 का, I3 का और IN का हीट लिया, सबको जोड़ लिया, तो ऐसा है। तो फर्स्ट इंटरवल में कितना हीट जनरेट हुआ, I स्क्वायर इंटू R इंटू टी, यानी पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो I स्क्वायर इंटू R इंटू टी अपॉन जी, ठीक है। तो जी क्या है, इसमें जूल्स है, ठीक है, और n क्या है, इसका नंबर ऑफ इंटरवल, यानी t बाई 10, ठीक है। तो ये कैलोरीज है, हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप जूल्स में भी कर सकते हैं, तो जे लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो आई इफेक्टिव जो आएगा हमारा, ठीक है, सबको आपने ऐड कर लिया, जो आई इफेक्टिव आ ये हमने आई स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस IN स्क्वायर कर करके डिवाइड बाई n, यानी सब हमने क्या किया, सबको प्लस किया, वो पूरा इफेक्टिव इसका हीट प्रोड्यूस्ड होगा अपॉन जे। तो ये जो आई इफेक्टिव आ रहा है हमारा, आई इफेक्टिव क्या आ गया, I स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस IN स्क्वायर, ठीक है, अपॉन n। अब आई इफेक्टिव का क्या हो गया फॉर्मूला, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, यानी स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज इक्वल टू RMS। तो एक और तरीका समझाने का आपको मैथमेटिकली कि जो
आपका जो इफेक्टिव हीट आया उसको हमने क्या किया, ब्रेक कर करके हमने उसको ऐड कर दिया। तो उससे हम क्या हमें मिल गया कि इफेक्टिव करंट यानी आरएमएस करंट की मैथमेटिकल फार्मूला वो क्या होता है कि इफेक्टिव मतलब हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू का हम मीन करेंगे। मीन मतलब जितने तरीके की क्वांटिटी है सबको प्लस किया और डिवाइड किया नंबर ऑफ क्वांटिटीज है, ठीक है। तो हम सबका स्क्वायर करेंगे और उसका मीन कर देंगे और उसको स्क्वायर रूट कर देंगे, तो वही उसकी आरएमएस की वैल्यू, ठीक है। अब इसका एक और एनालिटिकल मेथड भी है कि किसी फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं किसी टाइम पीरियड में यानी 0 से t तक, ठीक है, fx इंटू dx, ठीक है। अब ये क्या है, एक एवरेज वैल्यू है, ये है एक एवरेज वैल्यू। अब द एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर क्या होगा, fx का स्क्वायर dx, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि एवरेज वैल्यू आप पता करें किसी स्क्वायर फंक्शन का, तो आपने वही सेम चीज़ किया कि उसका फंक्शन इंटू dx उस पूरे टाइम पीरियड तक इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो वैसे हम देखा जाए तो हम ये जो मीन स्क्वायर जो वैल्यू है वो क्या है, स्क्वायर्स का जो था उसका हमने एवरेज लिया, ठीक है। मीन ऑफ द स्क्वायर है, मीन या फिर एवरेज बोलिए उस स्क्वायर्स का, इसलिए हमने क्या किया उसी को इसमें रिप्रेजेंट कर दिया है कि 1/t इंटीग्रेशन 0 से t यानी मीन ऑफ द स्क्वायर्स, मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है। इसका हमने रूट ले लिया। अब we all of us know that standard EC sinusoidal is written that I equal to Im sin omega t, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि जो करंट को हम क्या लिखते हैं I equal to Im sin omega t। ये क्या होती है इसकी पीक वैल्यू, ये क्या होती है इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसको हमने फिर रिप्रेजेंट कर दिया। अब मेनली हमें वही चीज़ है कि हमें बस मैथमेटिकली इसको शो करना है कि हम आरएमएस कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर वेव फॉर्म का। हमने क्या किया, पहले हमने ले लिया कि चलो कि साइन ओमेगा टी है, सिंपल सा हर जगह यूज होता है, तो चलो इसका आरएमएस वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो किसी भी वेव फॉर्म का अगर हमें आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका टाइम पीरियड देखना होगा, कौन से टाइम पीरियड तक है। क्यों, क्योंकि जैसे कि हमने शुरू में क्या था कि 1 टाइम पीरियड होना चाहिए और उस फंक्शन का स्क्वायर इंटू dx, ठीक है, या फिर dx या फिर dt का कर लें। तो सबसे पहले हमने क्या किया, टाइम पीरियड डिटरमाइन किया। तो इसका क्या टाइम पीरियड है, 2π है, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ द वेव फॉर्म इज 2π एज एविडेंट फ्रॉम द वेव फॉर्म। स्टेप 2 क्या है कि अब उसी फॉर्मूला में हम उसको पुट करेंगे fx वाले फॉर्मूला में, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1 टाइम पीरियड यानी 1/2π 0 से लेकर 2π तक जाएगा और fx का स्क्वायर यानी Im sin ओमेगा t का स्क्वायर d ओमेगा t, ठीक है। इसको फिर हमने फर्दर हमने किया, Im क्योंकि कॉन्स्टेंट इसको बाहर ले लिया, फिर आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। वन माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1, क्योंकि साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। फिर हमने इसमें फर्दर जब सिंप्लीफाई आप करिएगा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी Im/√2, ठीक है। तो जो आरएमएस की वैल्यू आ गई हमारे पास I = पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट, उसको हमने प्रूव भी कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले एक ये जब भी आपके पास आएगा क्वेश्चन, अगर मार्क्स देखिएगा कि कितने मार्क्स का है, अगर 2 या 3 मार्क्स का है तो आपको इतना इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको बस सिंपली 1 या 2 मार्क्स का तो ये वाला आपको ये लिखना है, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लिख देना, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला आरएमएस का लिखिए, ये फॉर्मूला लिखेंगे और थोड़ा सा इसमें कैलकुलेट करके दिखा देंगे, काफ़ी हो। अगर 3 या 4 नंबर का फॉर्मूला है फिर आप इसको अलग अलग से इंटीग्रेट करते रहेंगे, ठीक है। तो इस सवाल में यही था। अब आते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर, वो है कि फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ पीरियोडिक साइन वेव फॉर कंप्लीट साइकिल विच इज क्लैम्प्ड टू हाफ ऑफ इट्स पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, साइन वेव का, जो कि पीरियोडिक है, विच इज क्लैम्प्ड मतलब काट या फिर उसको हमने ऊपर कर दिया टू हाफ इट्स पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, काट दिया या फिर उसको ऊपर कर दिया, ठीक है। क्लैम्प एक होता है क्लिपर, एक होता है क्लैम्पर, ठीक है। क्लिप मतलब काटना होता है और क्लैम्प मतलब होता है कि आपने इसको कुछ वेव फॉर्म का पार्ट अपने आप हटा दिया, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है कि आपको एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। एवरेज वैल्यू फाइंड आउट क्या होता है, वही फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे टाइम पीरियड तक, वही चीज़ है। तो वही चीज़ है कि अ वेवफॉर्म हैज़ कंटिन्यूअस वेरिएबल विद रिपीट टू टाइम टी और थीटा, ठीक है। पैटर्न ऑफ वेव रिपीट्स आफ्टर एवरी साइकिल, ठीक है। हम जानते हैं कि जो पैटर्न होगा वो हमेशा रिपीट करेगा, क्योंकि साइन वेव है तो उसका जो रिपीटिशन जो होगा वो 2π होगा। अब असिमेट्रिकल वेव इज वन वेयर द पॉजिटिव हाफ साइकिल इज एग्जैक्टली सेम एज द नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। अब क्योंकि साइन वेव जो है सिमेट्रिकल है, तो जो उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा और जो नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, उस दोनों का वेव फॉर्म सेम होगा। भले ही इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, लेकिन वेव फॉर्म सेम होगा, ठीक है। If we integrate the values for a complete cycle, then it's take average over one cycle. अगर हम किसी भी एक साइकिल का हम करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, एवरेज लेते हैं, साइन से साइन कर्व है, जैसे कि आप ये साइन कर्व है, इसका अगर हम एवरेज वैल्यू लें, ठीक है, ये पॉजिटिव हाफ है, नेगेटिव हाफ है, तो ये क्या आ गया, 0 गया। लेकिन इसका तो 0 नहीं आएगा अगर हम बस ओनली इसका लें। अगर हम पूरे कंप्लीट वेव फॉर्म में लेंगे फिर तो 0 आएगा, ठीक है। द एवरेज वैल्यू इज कैलकुलेटेड ओवर कंप्लीट साइकिल वुड बिकम 0। तो वही हमने इसको शो कर रखा है। वी आर इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, 0 का टाइम पीरियड, वी डी थीटा इक्वल्स टू 0। द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन और वेव और एनी अदर सिमेट्रिकल वेव ओवर कंप्लीट साइकिल इज 0। तो ये नोट करने वाली बात है कि एवरेज वैल्यू किसी भी सिमेट्रिकल वेव फॉर्म का हमेशा 0 होगा, ठीक है। फॉर हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफाइड वेव वी नीड टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू। When we intend to calculate the average value of such waves, we calculate the average value for one half cycle, ठीक है। अगर हमें क्या होता है कि काफ़ी सारे जब रेक्टिफायर जो सर्किट होता है उसमें क्या होता है कि हमें बस हाफ वेव ही मिलता है कभी कभी। तो अगर हमें हाफ वेव का चाहिए तो 0 नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, 0 से लेके पाई तक जहाँ तक आपकी वेव जा रही है वहाँ तक हम इसको एवरेज आउट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हम टाइम पीरियड ले सकते हैं, क्योंकि मान चलिए उस पर्टिकुलर जो सर्किट है उसका या फिर वेवफॉर्म का टाइम पीरियड पाई है, ठीक है। क्योंकि आपको मान चलिए कि ये जो पार्ट है ये रिपीट हो रहा है, ये वाला पार्ट रिपीट होता है, यानी पाई से 2π में भी सेम करवा रहा है, ठीक है। ऊपर से पॉजिटिव हाफ नहीं है, तो उसका एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन टाइम में 1 से लेके पाई, 0 से लेके पाई तक वी डी ओमेगा टी, ठीक है। तो इसका वी के यहाँ फंक्शन लिखेंगे, यानी वी एम साइन ओमेगा टी लिखेंगे। अगर आप इसको वो करेंगे, क्या बोलते हैं, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर लगभग क्या एग्जैक्टली 2Vm अपॉन पाई आएगा, ठीक है। Establish relation of power consumed in 3-phase balanced phase load, ठीक है। अब रिलेशनशिप बताना है कि आपका कि KW पावर फैक्टर में क्या होगा। तो जो आपका रियल पावर क्या होता है, जो एपरेंट पावर इनटू द पावर फैक्टर, वही चीज़ है। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारा एपरेंट पावर होगा वो रियल पावर डिवाइडेड बाय द पावर फैक्टर, ठीक है। राइट द एडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC, ठीक है। AC क्या है, इट इज़ पॉसिबल टू यूज इन ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन इज एफिशिएंसी इज हाई, जनरेशन इज ईजी एंड इकोनॉमिकल, इंस्टॉलेशन इज लेस कॉस्टली, सिस्टम इज सेफर देन DC सिस्टम, ठीक है। तो AC सिस्टम सेफर होता है DC से। क्यों होता है, क्योंकि जो उसका RMS वैल्यू होता है वो किसी भी DC सिस्टम से कम होगा, ठीक है। अगर उसका जैसे पीक वैल्यू है, तो अगर मान चलिए कि आपके पास कोई वोल्टेज सोर्स है, इसका 100 वोल्ट का है, ठीक है, DC, और आपके पास 100 वोल्ट का है AC है, लेकिन उसका जो इफेक्टिव आएगा वो 100/2 होगा, यानी 70.7 आएगा वोल्ट, ठीक है। तो इसलिए कह सकते हैं कि AC सेफर है। और इसमें नेचुरल 0 भी आता है, यानी बीच बीच में आपको टाइम मिलता रहेगा। मतलब जैसे कि अगर आपको करंट शॉक लगा तो कहीं अगर 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है किसी भी सप्लाई में, तो 20 मिली सेकेंड्स पे वो 0 होगा, यानी 10 मिली सेकेंड पे 0 होगा। तो हर 10 मिली सेकेंड्स पे आपका उसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी, कम होगी, 0 होगी फॉर्म में। खैर ये से तो मैथमेटिकल हम समझ रहे हैं, लेकिन वैसे अगर कंपेयर करें सेम लेवल का तो इसी से थोड़ा सेफर होता है, और उसका इंस्टॉलेशन भी लेस कॉस्टली होता है, ठीक है। मेन बात आती है कॉस्ट पे, ठीक है। हम DC भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन DC में काफ़ी ज़्यादा आपको कॉस्ट लग जाती है, फिर आपको उसको कन्वर्ट करें, ठीक है। और मेन बात है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो एफिशिएंसी है काफ़ी हाई है, और काफ़ी सारे इसके मतलब कह सकते हैं एडवांटेजेस हैं। जो हम प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं
वो बेसिकली एसी की वजह से हमें काफ़ी सस्ते में हो जाते हैं। मतलब एसी में क्या होता है कि आपका नेचुरल ज़ीरो आता है, यानी पाई पे वैल्यू ज़ीरो आती है। तो उस समय हम क्या करते हैं कि सर्किट को हम हटा सकते हैं किसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से या फिर जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी इज हाई। ट्रांसफार्मर बेसिकली तो है कि हमारे ट्रांसफार्मर में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से मैं काफ़ी सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज इसमें ले सकते हैं, ठीक है। डिफाइन साइकिल फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड विद रेफरेंस टू द एसी क्वांटिटी। तो साइकिल क्या होता है, सेट ऑफ कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज फॉर अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज एज साइकिल। मतलब साइकिल ये होता है कि कोई भी वेवफॉर्म अपना पूरा बिहेवियर जितने टाइम पीरियड में जो कंप्लीट कर लेता है उसको बोलते हैं साइकिल। साइन वेव है, जैसे कि 0 से लेकर पाई में पॉजिटिव वेव आया और पाई से लेकर 2 पाई में नेगेटिव वेव आया, फिर 2 पाई के बाद फिर से पॉजिटिव आ गया, यानी 2 पाई तक उसने अपना बिहेवियर को कंप्लीट कर दिया, यानी हम उसको बोलेंगे एक साइकिल है, ठीक है। और टाइम पीरियड क्या होता है, उस साइकिल का में जितना टाइम लगा वो उसका हो गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज टाइम इंटरवल इन सेकंड आफ्टर विच वेवफॉर्म स्टार्ट्स रिपीटिंग इटसेल्फ। यानी कह सकते हैं कि वो अपने आप फिर से जब रिपीट करता है जिस टाइम पीरियड के बाद वेवफॉर्म, उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या हो, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। इट इज इंडिकेटेड नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। जो जितने ज़्यादा साइकिल्स पर सेकेंड है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फ्रीक्वेंसी का। इसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्स, इसका सेकेंड्स, इसका साइकिल ही रहेगा, ठीक है। अब आते हैं कि ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर, ठीक है। आपको फेजर डायग्राम बनाने से सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि जो इंडक्टर होता है उसमें क्या लीडिंग होता है और क्या लैगिंग होता है, ठीक है। तो इंडक्टर में हमेशा क्या होता है, वोल्टेज लीडिंग होगा और करंट लैगिंग होगा। कैपेसिटर में क्या होगा, करंट लीडिंग होगा और वोल्टेज लैगिंग होगा। इसमें बार बार आपको कन्फ्यूजन भी होगा, बार बार आप कंफ्यूज भी होंगे किस में लीडिंग था किस में लैगिंग था। तो सबसे पहले इसको आसान करने का एक तरीका है कि जब भी आप इंडक्टर मानिए, ठीक है, इंडक्टर में जब भी आप वोल्टेज सोर्स लगाएंगे तो सबसे पहले उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो सबसे पहले क्या आया, वोल्टेज आया, ठीक है। उसके बाद फिर वोल्टेज धीरे धीरे कम होगा और वैसे फिर धीरे धीरे करंट बढ़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया, वोल्टेज, इसलिए इसमें हमेशा लीडिंग होगा वोल्टेज। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है, ठीक है। अब कैपेसिटर में क्या होता है, जैसे हम वोल्टेज सोर्स लगाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, कैपेसिटर एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, मतलब रश करंट जो है रश करता है, ठीक है, करंट, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे जाके वोल्टेज डेवलप होता है। सबसे पहले क्या होता है, चार्ज धीरे धीरे इकट्ठा होंगे प्लेट्स में, ठीक है। तो सबसे पहले करंट फ्लो किया, करंट फ्लो करने से क्या हुआ, चार्ज आप धीरे धीरे इकट्ठा हुए और चार्ज जब काफ़ी सारे इकट्ठा हो गए, मतलब जैसे जैसे चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो गया वैसे वैसे हमारा वोल्टेज बढ़ता लग गया। इसलिए हमेशा कैपेसिटर में क्या होगा, वोल्टेज हमारा लैगिंग होगा करंट से, और इंडक्टर में क्या होगा, करंट होगा लैगिंग होगा वोल्टेज से, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा, ठीक है। ये फेजर डिफरेंस है। अब है कि डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। तो डीसी कैन फ्लो इन वन डायरेक्शन, एसी का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, जैसे साइन वेव है। इसका फ्रीक्वेंसी हमेशा 0 होगा, इसका कुछ भी हो सकता है, 50 हर्ट्ज ले लें आप, अल्टरनेटिंग करंट का 60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, ठीक है। इट कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। खैर इसको भी हम वैसे थियोरेटिकली चेंज नहीं करते हैं, लेकिन इसको भी अब हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जब कन्वर्टर लगा के, ठीक है। लेकिन वो भी एक एसी का फिनोमेना ही है, वो भी अल्टरनेटिंग ही है, लेकिन हम डायरेक्टली तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज मतलब ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम 1 वोल्ट टू अनदर, ठीक है। तो इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, ये टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा चेंज चेंज होता रहेगा। इसमें क्या होता है, उनकी डायरेक्शन थोड़ी रैंडम होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक ही होती है, ठीक है। तो And that's a wrap for today's video. We hope you found it informative and helpful. If you did, don't forget to like, comment, and subscribe for more great content. And if you have any questions or comments, feel free to leave them below.